आपका भी शिक्षक बनने का सपना है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जीके लिक्विड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ सीटेट स्पेशल हिंदी पेडागोजी के पूरे 20 क्वेश्चन। दोस्तों, सीटेट की एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो पेडागोजी से ही पूछे जाते हैं। इस हिसाब से ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और पूरा आखिरी तक हर एक क्वेश्चन को अच्छे से ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोगों को पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, संप्रेषण कौशल का विकास करने में व्याकरण की भूमिका होती है। तो ऑप्शन में है पहला शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, दूसरा है शब्दों का सही उच्चारण करना, तीसरा है ए एवं बी दोनों और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, सीटेट में जो पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें क्या होता है ना कि हमें एक बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि हमें सारे ही ऑप्शन बेस्ट लगते हैं, लेकिन उनमें से भी बेस्ट चूज़ करना यही होता है पेडागोजी। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में बेस्ट आंसर क्या है। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन है ए एवं बी दोनों, क्योंकि व्याकरण की भूमिका जो होती है वो शुद्ध भाषा के प्रयोग करने में भी होती है और शब्दों का सही उच्चारण करने में भी व्याकरण की भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं। पहला कथन है, जो बच्चे पिछली कक्षा की बातें नहीं सीख पाए हैं वे अगली कक्षा में पिछड़ जाएंगे, अतः उन्हें उसी कक्षा में रोक देना चाहिए। दूसरा कथन है, बच्चों को किन्हीं अवधारणाओं को न सीखने के कारण फेल करके रोकना उचित नहीं है। तीसरा कथन है, जो बच्चे किसी कक्षा में सीख नहीं पाए हैं उन्हें फेल करके रोकने से भी जरूरी नहीं है कि वे सीख जाएं। चौथा कथन है कि एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियाद होते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। जो बच्चे पिछली कक्षा की बातें नहीं सीख पाए हैं वे अगली कक्षा में पिछड़ जाएंगे, तो उनको उसी कक्षा में रोक देना चाहिए। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोयुक्त प्रणाली है। तो पहला है पाठ्य पुस्तक प्रणाली, दूसरा है समवाय प्रणाली, तीसरा है भाषा संसर्ग प्रणाली और चौथा है आगमन निगमन प्रणाली। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी आगमन निगमन प्रणाली। अगला प्रश्न है, निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होती है। पहला है राष्ट्रीय भाषा, दूसरा है मातृभाषा, तीसरा है आधुनिक भाषा और चौथा है विदेशी भाषा। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मातृभाषा, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं पहले उनको उन्हीं के मातृभाषा में पढ़ाई जाती है, जो उनके घर पे बोला जाता है बच्चे सबसे पहले वहीं सीखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करके, दूसरा है अनुस्वार वाले शब्दों की सूची बनाकर, तीसरा है अनुनासिक के नियम बताकर और चौथा है छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण देखकर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण देखकर। अगला प्रश्न है, मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है तार्किक योग्यता का विकास, दूसरा है मन शक्ति, तीसरा है उपयुक्त दोनों का विकास और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है उपयुक्त दोनों का विकास। अगला प्रश्न है, कहानी सुनने से क्या होता है। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन है बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, दूसरा ऑप्शन है बच्चे प्रसन्न होते हैं, तीसरा ऑप्शन है बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं और चौथा है बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो बेस्ट दिख रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। बच्चे जब कहानी सुनते हैं तो उसे बहुत गौर से सुनते हैं और उसको अपने अंदर ही अंदर उसको इमेजिन करते हैं, उस कहानी को इमेजिन करते हैं, जिससे उनकी कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। उसको कल्पना करते हैं कहानी को।
अगला प्रश्न है, राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वह हकलाने लगता है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो पहला कारण है, राहुल जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसे जवाब न देना पड़े। दूसरा है राहुल को सही उत्तर नहीं पता होता है। तीसरा है, यह राहुल की आदत है। और चौथा कारण है कि राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। तो दोस्तों, इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। क्योंकि अगर कोई भी छोटा बच्चा होता है, अगर उसको ढेर सारे लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाए कुछ बोलने के लिए या कुछ कहने के लिए, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको अंदर से मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस होगा। उसको घबराहट होगी कि कैसे मैं इन लोगों के सामने बोल पाऊंगा। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन में पहला है, जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने का अधिक अवसर मिले। दूसरा है, जहां शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने। तीसरा है, जहां भाषागत शुद्धता पर अधिक बल हो। और चौथा है, दीवारों पर सूक्तियाँ लिखी हों। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने का अधिक अवसर दिया जाए। अगला प्रश्न है, पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता ड वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है। आप क्या करेंगे? उसे ड वाले शब्दों की सीडी सुनने के लिए देंगे, अंकिता को ड वाले शब्दों की सूची देंगे। तीसरा है, अंकिता को ड वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। और चौथा ऑप्शन है, स्वयं ड वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, स्वयं ड वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व नहीं है? तो ऑप्शन में पहला है, रोजमर्रा के कार्यकलापों में मौखिक भाषा प्रयुक्त होती है। दूसरा है, भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से प्रारंभ होती है। तीसरा है, मौखिक भाषा के द्वारा नई नई जानकारियाँ मिलती हैं, भले ही वह विचारों के आदान प्रदान में सहायक नहीं हो। और चौथा है, अशिक्षित व्यक्ति बोलचाल के द्वारा ही ज्ञान अर्जित करता है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, मौखिक भाषा के द्वारा नई नई जानकारियाँ मिलती हैं, भले ही वह विचारों के आदान प्रदान में सहायक नहीं हो। अगला प्रश्न है, भाषा की प्रवृत्ति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? पहला कथन है, भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फूलती फलती हैं। तीसरा है, भाषा एक नियमाबद्ध व्यवस्था है। चौथा है, भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतनी ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। ये इसका कथन उचित नहीं है और बाकी ये तीनों कथन उचित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन है, वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है। दूसरा ऑप्शन है, भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती। और चौथा है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल के साथ एक लिपि में नहीं लिखी जा सकती। अगला प्रश्न है, सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है? पहली विधि है, कहानी कहना और उस बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। दूसरा है, कविता याद करवाकर बुलवाना। तीसरा है, कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना। और चौथा ऑप्शन है, अंत्याक्षरी गतिविधि का आयोजन करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। अगला प्रश्न है, ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक है।
पहला है श्रवण कौशल, दूसरा है भाषण, तीसरा है वाद विवाद वाचन और चौथा है वाचन कौशल। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी श्रवण कौशल। अगला प्रश्न है, विकास ने अपने क्षेत्र में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम के विषय में अपने मित्रों को सुनाया। इस स्थिति में वह किस कौशल का प्रयोग कर रहा है? पहला है भाषण कौशल का, दूसरा है लेखन कौशल, तीसरा है वाचन कौशल और चौथा है श्रवण कौशल। तो दोस्तों इसमें विकास जो है वो वाचन कौशल का प्रयोग कर रहा है। अगला प्रश्न है, श्रवण कौशल के शिक्षण के द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है? पहला उद्देश्य है छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना, दूसरा है छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, तीसरा है श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना और चौथा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पहला है सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, दूसरा है पूरी बात को सुनना न कि वक्ता के कथन के सारांश को समझना, तीसरा ऑप्शन है श्रुत सामग्री के विषय को भली भांति समझने की योग्यता उत्पन्न करना, चौथा है किसी भी श्रुत सामग्री को मनोयोग पूर्वक सुनने की प्रेरणा प्रदान करना। प्रेरणा होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी पूरी बात को सुनना न कि वक्ता के कथन के सारांश को समझना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि श्रवण कौशल के शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है? पहला है प्रश्नोत्तर विधि, दूसरा है स्वस्वर वाचन विधि, तीसरा है भाषण विधि, चौथा है ये सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें जो है चारों विधियां उपयोगी हैं। प्रश्नोत्तर विधि, स्वस्वर वाचन विधि, भाषण विधि, तीनों विधियां उपयोगी हैं। अगला है, बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है? श्रुत लेख में, कथा श्रवण में, परस्पर वार्तालाप में, सुनी गई सामग्री का ज्यों का त्यों प्रस्तुतिकरण में। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी परस्पर वार्तालाप में। तो दोस्तों ये थे आज के हिंदी पेडागॉजी से पूरे 20 क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हो सबकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।